हेलो एवरीवन, टेक्स्ट फॉर वेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, जीएसटी एक्सपर्ट सीए राजेंद्र जी आज हमारे साथ हैं। आपके क्वेश्चंस होंगे, हमारे सवाल होंगे। तो राजेंद्र जी, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दें हमें, कि ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में थोड़ा सा जान सके। प्लीज आप बताइए। नमस्ते मैडम, और धन्यवाद टेक्स्ट फॉर वेल्थ, धन्यवाद हिमांशु जी। आज फिर हम लोग आपके सौजन्य से इकट्ठा हुए हैं, आप सबके अनटायरिंग एफर्ट्स की वजह से। और मैं बेसिकली 2003 का क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और तब से प्रैक्टिस में हूँ और इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सालों से देख रहा हूँ और जीएसटी में काफ़ी कोशिश करते हैं। आई वुड से कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ सब्जेक्ट का और अभी भी लर्न कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। ओवर टू यू मैम। जी सर। तो सर, सबसे पहले मैं बात करूंगी, हमारे पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है पीयूष जी का। तो सर, मैं स्क्रीन पे ला रही हूँ। इफ से आईटीसी क्लेम फॉर द पीरियड फ्रॉम 9/10/19 और 31/3/20 is 10 lakh and reflected in form 2A up to 20/10/20 is say 6 lakh, then whether I am eligible for ITC of 6 lakh or 10 lakh. पीयूष जी, ऐसा है कि ये जो आप बात कर रहे हैं रूल 36 सब रूल 4 की कर रहे हैं। 9 अक्टूबर 2019 से 20% तक का आपके पास कैप होता था। फिर 1 जनवरी 2020 से वो कैप जो है रिड्यूस करके 10% का कर दिया है। ये कैलकुलेशन सारी आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ कोविड-19 के चलते बहुत सारी रिलैक्सेशंस दी हुई है सरकार ने, जिसमें से 36(4) की एक रिलैक्सेशन और भी है। फरवरी और मार्च के लिए आपको जितना भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट है वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा विदाउट एप्लीकेशन ऑफ रूल 36 सब रूल 4। और इसकी क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन रूल 36 सब रूल 4 की आपने करनी है फॉर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन सितंबर। 7 मंथ्स का आपने क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन करना है रूल 36 सब रूल 4 का। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अभी फिलहाल आपका फरवरी और मार्च का जो भी क्रेडिट है आप वो चेक कीजिए, आपको पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, चाहे आपके 2A में आ रहा हो या ना आ रहा हो। उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन करनी है और उसके हिसाब से 10% रेट अप्लाई करके आपने देखना है कि आपका कितना एलिजिबल बनता है। एलिजिबिलिटी आपकी सर रूल 36 सब रूल 4 के हिसाब से ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी सर। तो सर, एक और क्वेश्चन है पीयूष जी का, वो मैं स्क्रीन पे शो करती हूँ। जी सर। If say जी आप पढ़िए। please read ma'am. If say e-way bill for 2019-20 for intrastate supply above rupees 1 lakh is applicable say for 100 invoices but generated only for 40 bills, then what are the consequences? देखिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप दिल्ली में हैं और आपने दिल्ली में, क्योंकि लिमिट 1 लाख रुपए की है, वैसे तो और भी बहुत सारे स्टेट्स में 1 लाख रुपए की लिमिट है, मैं दिल्ली में एज्यूम कर रहा हूं आप हैं। 1 लाख रुपए की लिमिट है। 1 लाख से ऊपर अगर आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो आपको ई-वे बिल बनाना है। अब 100 इनवॉइसेस हैं, 40 के बनाए, 60 के नहीं बनाए। कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 122 के हिसाब से 10,000 रुपए प्रति इनवॉइस की आपको पेनल्टी लग सकती है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। आप उसके इनवॉइसेस देखिए, ई-वे बिल का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स।
if your goods are already moved, transported and reached to its destination, then during the course of movement the documentation is deficient. In spite of the fact documentation is deficient, your goods are transported, so no problem. Now question arises the application of law. Section 122 says कि अगर आपने कोई भी कानून का कंप्लायंस नहीं किया तो 10,000 रुपए और टैक्स विच एवर इज हायर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो 60 इनवॉइसेस पर आपको पेनल्टी 10,000 रुपए और टैक्स है मान लीजिए उस पर 500 रुपए, तो टैक्स पेनल्टी जो है आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, और टैक्स है मान लीजिए 1,00,000 रुपए, तो आपको 1,00,000 रुपए की पेनल्टी, क्योंकि विच एवर इज हायर लिखा है वहां। तो ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जी सर। तो सर आगे मेरे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आगे क्वेश्चंस को मूविंग फॉरवर्ड। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि वेदर बेड डेट क्वालिफाई फॉर रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी और नॉट। देखिए मैडम, बैड टैक्स जो है वो सर्विस टैक्स के जमाने से एक बहुत ही बड़ी परेशानी, या मैं कहूँ कि बॉर्न ऑफ थ्रोट रही है, गले की हड्डी बनी रही है। एक तरफ तो हमारा पैसा मर जाता है सप्लायर का, और दूसरी तरफ उसके ऊपर जो सर्विस टैक्स है वो भी जेब से देने की बात हो रही है। तो सेक्शन 34 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जीएसटी में आज ये कहता है कि अगर आप एज ए सप्लायर आपके गुड्स वापस आ जाते हैं, आपकी टैक्सेबल वैल्यू चेंज हो जाती है, आपका रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाता है, तो आप इन 3 कारणों की वजह से अपनी आउटवर्ड सप्लाई को रिड्यूस करके आउटपुट टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट। इसके अलावा अगर कोई भी कारण है तो आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि बैड डेट्स भले ही आपके पैसे मारे गए, लेकिन फिर भी आपको उसके ऊपर जो जीएसटी है उसका रिवर्सल नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैं रेगुलरली आवाज उठा रहा हूं, मैं सरकार को बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कोविड-19 इस पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे सप्लायर्स के पैसे जो हैं, जो डेटर्स हैं, वो बैड हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनको अपना पैसा राइट ऑफ करना होगा। एक तरफ तो पैसा राइट ऑफ कर दिया, पैसा आना नहीं है, और दूसरी तरफ जीएसटी जो है वो जेब से पे किया, तो दोनों तरफ से मार है। सरकार को इसको कंसिडर करना चाहिए। अभी सेकेंड वीक ऑफ जून में जीएसटी काउंसिल की 40वीं मीटिंग होनी है। मेरा सरकार से सबमिशन है कि इस बात को आप कंसिडर करें और दो धारी तलवार पर हमारे बिजनेस को ना डालें। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें ये नहीं मिलेगा। चलो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर कॉपीराइट एंड पेरेंट शैल बी ट्रीटेड एज गुड्स और सर्विसेज। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका मैडम। जो पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, वो बेसिकली जब हम बात करते हैं वो बेसिकली इंटेंजिबल्स हैं। जब हम इंटेंजिबल्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को ध्यान रखना है, और वहां पर उन्होंने ये बोला है कि इस सभी तरह की जो आइटम्स हैं वो गुड्स कहलाई जाती हैं। हालांकि जीएसटी एक्ट में डायरेक्टली इसके बारे में नहीं बात की गई, लेकिन ये गुड्स ही मानी जाएंगे, सर्विसेज नहीं माने जाएंगे। ठीक है सर, ओके। तो सर अगला मेरा क्वेश्चन है कि हाउ कैन बी फाइल NIL 3B विद SMS फैसिलिटी। मींस कि हम क्या 3B के थ्रू SMS फैसिलिटी के थ्रू कर सकते हैं 3B? मैडम ये लेटेस्ट सवाल है, अभी कल शाम को ही ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुई है जीएसटी पोर्टल पे। जी आपने उसी को उठा लिया इमीडिएटली। मतलब आप भी जो है ना, आप अपने एक्सपर्ट की नॉलेज टेस्ट करते रहते हैं, आप भी हिमांशु जी साहब जो है, बढ़िया है। तो सिचुएशन ये है दोस्तों कि अभी कल शाम को ही जीएसटीएन ने इसके ऊपर एक वीडियो भी रिलीज किया और कहा कि आप 3B जो है, अगर आपकी NIL है, क्योंकि अप्रैल और मई में लगभग बिजनेसेस बंद थे, तो सबके बिजनेसेस जीरो थे, तो 3B जो है वो NIL फाइल करनी है। अब बिजनेस ये सोचता है कि भाई 3B
नील फाइल करनी है, नील फाइल करनी है तो मैं खुद ही कर देता हूँ। बिजनेसमैन यही सोचता है मैं सर चार्टर्ड थोड़ा सा अकाउंटेंट कनेक्शन को। रुक गया सर। हेलो राजेंद्र सर, हाँ जी, हाँ जी। आप हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, बताइए सर, बताइए। आप मुझे दिख नहीं पा रहे मैम, मगर आपकी आवाज एक, आ रही है। हाँ ठीक है मैम। हाँ जी सर, हाँ तो, जी। तो टैक्स पेयर जो बिजनेसमैन है वो सोचता है कि भी नील की रिटर्न है, किसी एडवोकेट को, टैक्स प्रोफेशनल को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस क्यों देनी है, खुद से ही फाइल कर देते हैं। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने ये एसएमएस फैसिलिटी निकाली है। अब ये होती कैसे है, जी आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आपने एक स्पेसिफिक मैसेज टाइप करना है, हेल्प 3B, हेल्प स्पेस 3B। उसके बाद आपको वो मुझे वो नंबर याद नहीं है, लेकिन वो आपको एक स्पेसिफिक नंबर पर जीएसटीएन भेजना है। जी फिर उसके बाद वहां से एक मैसेज आएगा, वो ये चेक करेंगे कि आप 3B नील फाइल कर सकते हो कि नहीं, आपकी टर्नओवर नील है कि नहीं, आपका 2A में कोई क्रेडिट तो नहीं आ रहा, आपका कोई और रिवर्स चार्ज में कोई टैक्स तो नहीं बनता। फिर वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे। फिर वेरिफिकेशन कोड को आपने फिर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में दोबारा अपने मोबाइल से भेजना है। अगर वो गलत भेज दिया और 3 बार से ज्यादा जी अगर गलत भेज दिया तो मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा आपका मोबाइल जी नंबर पोर्टल पे। फिर पोर्टल पे जाके आप 3B नील फाइल कर सकते हो। तो मैं समझ नहीं पाया कि जब मुझे पोर्टल पे जाके ही 3B नील फाइल करनी है तो एसएमएस फैसिलिटी का फायदा क्या है। सिर्फ परेशान करने वाली बातें और कुछ नहीं है। और मार्केट में लोगों को गलत फहमी हो जाएगी कि भाई नील फाइलिंग है, एसएमएस पे हो जाती है। एसएमएस पे कुछ नहीं है। मैं सारे दोस्तों को, जितने भी मेरे ट्रेडर भाई देख रहे हो, सुन रहे हो, बिजनेसमैन सुन रहे हो, बिल्कुल भी नहीं आप एसएमएस पर इसको करें। कोई भी गलती से अगर आपका ब्लॉक हो गया तो खुलवाना 24 घंटे की तो बात की है उन्होंने, लेकिन हमने देखा है कि ये 24 घंटे कई बार 24 दिन तक हो जाता है, खुलता नहीं है सिस्टम। तो आप अपने प्रोफेशनल की हेल्प लेकर ही नील 3B फाइल करें, एसएमएस से फाइल ना करें दोस्त। जी। तो सर राजेंद्र सर, ये पीयूष जी लगता है हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। इनका एक और क्वेश्चन हमारे लिए आया है स्क्रीन पर। सबसे पहले थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, बट माय क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू 36(4) and financial year 2019-20 due date for claiming ITC up to 2010-20 due date of return filing. पीयूष जी मैंने वही जवाब दिया है। मैंने बोला है रूल 36(4) का क्वेश्चन है, आपने तो पहले नहीं लिखा था ना वो। और 1920 का ही बोला है, 9 अक्टूबर से 20% था, 1 जनवरी से 10% हो गया, 1 जनवरी 2020 से। फिर फरवरी मार्च को 36(4) की एप्लीकेशन डेफर हो गई, सस्पेंड हो गई, सारी बातें बोल दी आपको। कैलकुलेशन तो सर आप ही को करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर तो मैं वो कैलकुलेशन करके नहीं बता सकता ना सर। तो पीयूष जी, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। राजेंद्र सर बिल्कुल आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो जी राजेंद्र सर। सर, आगे बढ़ते हुए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टीडीएस एक्सेप्टेंस रिटर्न्स 2017-18 not filed yet, then whether we can file them now and claim ITC? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। क्या है समस्या, क्या है, कई लोगों ने जी सर। जब ये टीडीएस रिटर्न फाइल होनी शुरू हुई, टीडीएस की एप्लीकेशन हुई जीएसटी में, तो एक रिटर्न जो है वो रेसिपिएंट को भी फाइल करनी पड़ती है अपने पोर्टल पे जाके। तो लोगों ने, वो रेसिपिएंट ने जिसका टीडीएस काटा गया था, बाय दी, मैं माफी चाहूंगा, सप्लायर, सप्लायर रेसिपिएंट नहीं, सप्लायर। तो सप्लायर का जिसका टीडीएस काटा गया था उसने वो रिटर्न फाइल नहीं की। जब वो ऑनलाइन जाके रिटर्न नहीं फाइल की तो उसके कैश लेजर में वो टीडीएस नजर नहीं आ रहा था। आज उसके किसी बंदे ने देखा या खुद उसने बाद में देखा और 17-18 का वो टीडीएस है, और 17-18 की डेट जो है 31 मार्च 2019 निकल चुकी है। तो सवाल ये आता है कि क्या उसका क्रेडिट अब मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो 16(4) की कंडीशन है वो सिर्फ एप्लीकेबल है इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स पे। कैश में जो आपने जमा कराया है, टीडीएस जो है वो डिपॉजिटेड इन कैश माना जाता है, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों। तो इसलिए जी आपको वो क्रेडिट मिलेगा। आप अभी टीडीएस की रिटर्न फाइल करें ऑनलाइन जाके, और उसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो पैसा आ जाएगा। आप उसको या तो रिफंड क्लेम कर लें या अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई समस्या। जी।
तो सर आगे मूविंग फॉरवर्ड अगला मेरा क्वेश्चन सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको परेशान करने के लिए थोड़ा-सा। तो नहीं सर नहीं बहुत मैडम, सारी पूछ क्वेरीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि इफ मटेरियल वाज केप्ट इन गोडाउन एंड कुड नॉट बी टेकन केयर ड्यूरिंग लॉकडाउन, देन गुड्स spoiled, ITC of those goods required to be reversed or not? ये भी बड़ा पर्टिनेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के समय के दौरान। जी सर। समस्या क्या है कि अब गोडाउन्स बंद थे, पूरे जी सर। 72 दिन गोडाउन्स बंद रहे हैं, इनफैक्ट बिल्कुल। लगभग 60 दिन तो बंद ही रहे हैं। तो जब जी सर। गोडाउन्स बंद थे, मटेरियल का ध्यान नहीं रखा गया जा पाया, लोग नहीं थे वहां पर, तो कई ऐसे पेरिशेबल गुड्स भी थे या सेमी पेरिशेबल गुड्स थे जो खराब हो। अब जब गुड्स खराब हो जाते हैं तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एक्ट लगता है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक्ड है। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। वो आपके व्यूअर ने वही सवाल पूछा है। अब मेरा व्यू ये है दोस्तों कि कानून तो कहता है कि अगर आपके गुड्स लॉस्ट हो जाएं, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, लेकिन वो बाय वे ऑफ सैंपल्स और गिफ्ट्स कहता है। हालांकि मैं उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता, बट फिर भी मैं कहूंगा कि ये स्पेसिफिक सिचुएशन जो है, जो कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, जो कि बियॉन्ड कंट्रोल सिचुएशन है, एक एक नेचर एक्ट ऑफ गॉड है, उसके दौरान ये जो एप्लीकेशन ऑफ इस सेक्शन 17(5)(h) है, इसको सस्पेंड होना चाहिए। और लॉकडाउन के दौरान अगर कोई भी नुकसान है, जैसे अब बंगाल और उड़ीसा में हरिकेन आया, उसके दौरान कितने नुकसान हुए लोगों के। अब एक तरफ तो आपके नुकसान हो गए, दूसरी तरफ आप उनको कहते हैं कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपका वो रिवर्स कर दे। भाई देखिए, ये तो जाती है, ये तो जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि अगेन कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे आपने इतनी सारी रिलैक्सेशन दी हैं, आप ये रिलैक्सेशन भी दें और इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स ना कराएं, लेकिन कानूनन होगा होगा। तो कहीं न कहीं वो रिवर्स हो सकता है, अगर किसी के गुड्स स्पॉइल्ड हुए हैं तो सर? तो सर जी अगला क्वेश्चन, तो सर मतलब वो वाला गुड हमें रिवर्स हो सकता है कहीं न कहीं, अगर इनपुट किसी का टैक्स कोई क्रेडिट गुड रिवर्स करना खराब पड़ेगा। हुआ। जी सर, जी। तो सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि इफ आई एम अ कंपोजिशन डीलर, ट्रेडर ऑफ गुड्स, कैन आई सप्लाई सर्विसेज? देखिए, कंपोजिशन सप्लाई सेक्शन 10 से गवर्न करती है, और इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी रहे हैं पिछले 35 महीने, और आज 9 दिन हो गए हैं इस कानून को। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें फैसिलिटी है। ट्रेडर जो है वो 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर, वो सर्विसेज सप्लाई कर सकता है, सर्विसेज जी सप्लाई कर सकता है। जी सर, जी 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। जी सर। तो सर आगे और मेरे बहुत क्वेश्चंस है सर अभी आपसे, तो थोड़ा और सर आपका समय लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं कि हम आपसे पूछे, बहुत सारी क्वेरीज हैं सर। अब आप जैसे एक्सपर्ट तो सर बहुत कम मिलते हैं हमें। थैंक यू जी सर। मैम। तो सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्यूअर का क्वेश्चन था कि अगर इनवॉइस मार्च 18 की है, तो क्या वो क्रेडिट नोट मई 18-19 का कर सकते हैं? देखिए, मार्च 18 का अगर आपका इनवॉइस है तो जी उसकी क्रेडिट नोट काटने की आखिरी तारीख जो है वो सेक्शन 34 सबसेक्शन 4 में लिखी है। और उसमें उन्होंने कहा है, सरकार कानून ने कहा है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो होगी एनुअल रिटर्न की फाइलिंग या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर रिटर्न ऑफ 3B विच एवर इज अर्लियर। तो एनुअल रिटर्न की फाइलिंग तो अभी तक नहीं हुई है 18-19 की, तो 17-18 की तो एनुअल रिटर्न की फाइलिंग हो। मार्च 18 बोला ना इन्होंने, मार्च जी 18 सर, का मार्च इनवॉइस। 18। मार्च 18 का इनवॉइस आप मार्च 19 में, मई 19 की बात हो रही है। जी सर। हाँ, तो मई 19 में आप विच एवर इज अर्लियर की बात हो रही है। मार्च 18 का इनवॉइस आप सितंबर 18 तक काट सकते थे, इसके बाद आप नहीं काट सकते थे। ड्यू डेट ऑफ सितंबर 18 थी 3B की रिटर्न की 25 अक्टूबर, आप तब तक काट सकते थे, उसके बाद नहीं काट सकते। तो अगर आपने मार्च 18 का कोई क्रेडिट नोट
मई 19 में काटा है तो वो वैलिड नहीं है। जी सर। तो सर अगला मेरा क्वेश्चन है कि इफ आई एम पेइंग माय ऑफिस रेंट then claiming ITC on it due to COVID-19 office is closed, can I claim ITC over it? देखिए ये भी आज के सवाल आज के परिप्रेक्ष्य में जी है, आज सर, के कंटेक्स्ट में है। क्योंकि सर बहुत सारे ऑफिसेज जो अभी हैं वो बंद हुए पड़े हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सर ठीक, मेरा सवाल उसी से है। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जी सर। सिचुएशन ये है मैडम कि अ, अगर इनवॉइस होता है, मैं लीगली ही जवाब दूंगा, मैं आखिरी में अपना व्यू दे दूंगा, लेकिन लीगली क्या है मेरा पर्सनल व्यू मैं आपको बता दूंगा। अगर इनवॉइस सप्लायर काटता है, लैंडलॉर्ड इनवॉइस काटता है और उस पर टैक्स चार्ज करता है और मैं टैक्स प्लस रेंट लैंडलॉर्ड को पे करता हूं, सर्विसेज रिसीव हुई या नहीं हुई है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनफैक्ट सर्विसेज रिसीव्ड है क्योंकि वो लीज की सर्विसेज हैं, टेनेंसी की सर्विसेज हैं। भले ही मेरा ऑफिस बंद है तो सर्विसेज मुझे रिसीव हुई हैं। दूसरा एंगल ये है कि वो सर्विसेज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। बिजनेस मेरा हो ही नहीं रहा था, तो बिजनेस बियॉन्ड मेरे कंट्रोल है, नहीं हो रहा, मैंने बंद नहीं किया है। पूरी अगर जी दुनिया बंद है तो बिजनेस जी बंद नहीं माना जाएगा, वो मेरा मैंने नहीं किया। वो तो पूरा जब इकोसिस्टम ही बंद है तो मैं बिजनेस कैसे कंडक्ट कर सकता हूँ। आई जी एम विलिंग टू कंडक्ट, I am intended to conduct my business. But when there is no system available to conduct my business, it does not mean that I have stopped doing my business. So the rental paid is very much in the course or furtherance of business. So credit shall be allowed. ओके। जी, तो सर अगला हमारे व्यूवर का क्वेश्चन है कि आई एम अ जॉब वर्कर and I receive goods in one lot of work doing on them. After job work, I send goods in multiple lots. So when should I raise invoice? Either with every lot or with last lot? Invoice आपको पहले लॉट पर काटना है, आई एम सॉरी, इनवॉइस आपको लास्ट लॉट पर काटना है जी और आपको हर लॉट के साथ डिलीवरी चालान काटना है। जी और आपके रेसिपिएंट को भी क्रेडिट जो है वो आखिरी लॉट रिसीव होने के बाद ही मिलेगा। जी, तो हमें लॉट आखिरी में ही काटना है। आखिरी में यहाँ पर इनवॉइस, आखिरी लॉट। जी सर। जी सर। सर अगला क्वेश्चन, सर बस एक दो क्वेश्चन और रहते हैं मेरे व्यूअर के। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आई हैव फाइल्ड माय एनुअल रिटर्न फॉर मार्च 18 in which tax on outward supply is shown and deposited less. How can I correct it now? आप DRC 03 के माध्यम से आप वो एडिशनल टैक्स 17-18 एनुअल रिटर्न का फाइनेंशियल ईयर का पे कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा, 18% पर एनम ब्याज होगा, कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। तो आप DRC 03 अपने पोर्टल पे जाइए, DRC 03 सेलेक्ट कीजिए, वॉलंटरी पेमेंट सेलेक्ट कीजिए, एनुअल रिटर्न सेलेक्ट कीजिए 17-18 और उसके ऊपर ब्याज और टैक्स दोनों पे कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, पेनल्टी अभी भी आप पर नहीं लगेगी। जी सर। तो सर कमिंग टू द पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि माय ओरिजिनल इनवॉइस फॉर मई 2019 हैविंग ITC रुपीज 15,000, it is amended in April 20 and now ITC is of 13,000. Okay, it is showing in May 2019 as well as in 2020 in a two-way. How to reduce the excess ITC already availed and what is the interest penalty on it? 15,000 रुपए का क्रेडिट आपने ले लिया, लेकिन एक्चुअली आपका वो 13,000 का क्रेडिट था, 2,000 रुपए का आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया। आपने जब भी आइडेंटिफाई किया उससे एंड होती हुई 3B में आप 2,000 रुपए का अपना क्रेडिट जो है वो रिड्यूस करके दिखा दें। मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई किया मई 2020 में या अप्रैल 2020 में, तो अप्रैल की जो 3B फाइल करें उसमें जो भी आपका क्रेडिट है, मान लीजिए वो क्रेडिट आपका 1 लाख रुपया है,
तो उसको 98,000 दिखा दें। 2,000 रुपए का क्रेडिट जो आपने एक्सेस ले लिया था वो अब रिड्यूस कर दें। 2,000 रुपए का आपने क्रेडिट एक्सेस लिया है, 18% ब्याज आपको पर एनम के हिसाब से देना है। पेनल्टी क्योंकि आप स्वेच्छा से डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी आप पेनल्टी मत दीजिए, कोई समस्या नहीं। जी, तो कहीं न कहीं अभी पेनल्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नहीं लगेगी, मोर लाइकली और नॉट वो नहीं लगेगी, पेनल्टी लगेगी ही नहीं। जी सर, जी। तो सर इसी बीच एक और व्यूअर का हमारे पास क्वेश्चन आया है, वो लास्ट क्वेश्चन है सर आई गेस, क्योंकि हमारे व्यूअर रेगुलर देख रहे हैं इस वीडियो को। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कैन वी पे अपील प्री डिपॉजिट बाय वे ऑफ आईटीसी? कैन वी पे अपील प्री डिपॉजिट बाय वे ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट? अच्छा, अपील फी, अच्छा, जी वेरी जी, गुड, दिस अपील इज प्री वेरी गुड। डिपॉजिट। देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जी सेक्शन 107 में हम अपील फाइल करते हैं फर्स्ट अपीलेंट पे, जो कमीशन अपील, ज्वाइंट कमीशन अपील पे। जी तो हमारी जो फीस लगनी है या प्री डिपॉजिट लगना है, सॉरी फीस नहीं, प्री डिपॉजिट, वो जी, दस प्री परसेंट का डिपॉजिट। प्री डिपॉजिट है। 10% का प्री डिपॉजिट है, मतलब आपका अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट 1 लाख रुपए है तो आपको उसका 10% पहले जमा कराना पड़ेगा। अब जी वो पहले आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 के अनुसार आप उसमें से वो एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं पड़ा तो कैश में पे कर दें। लेकिन अगर आप पेनल्टी या ब्याज को कंटेस्ट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा व्यूअर्स, अगर आप पेनल्टी या ब्याज को कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्याज का लगाया हुआ है, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है और आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर रहे हैं कि ब्याज और पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, आपको कैश में ही ब्याज पे करना है। एडवांस प्री डिपॉजिट जो 10, मान लीजिए आपके ऊपर 5 लाख का ब्याज का आपका नोटिस आ गया और आप कहते नहीं नहीं ये तो ब्याज गलत है, आपने अपील फाइल कर दी ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास, 10% आपको प्री डिपॉजिट जमा कराना है, तो 5 लाख का 10% हुआ 50,000। आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में 20 लाख रुपए का क्रेडिट पड़ा है, लेकिन आपको ये 50,000 रुपए कैश में जमा कराना पड़ेगा। इंटरेस्ट और पेनल्टी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट अगर आपके ऊपर टैक्स मांग लिया एडिशनल और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है तो प्री डिपॉजिट आप 10% एडजस्ट कर सकते हैं अपने एक्सिस्टिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट से। जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी सर। तो सर यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट, आपका कोई पॉइंट है व्यूअर्स के साथ डिस्कस करने के लिए, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं सर। मैं तो मेंबर्स को यही कहूंगा, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस बात का, हमारे जीएसटी मंत्रा के बारे में बताएं दोस्तों। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप लाइव आकर हमारे सवाल देखें। आपके सवाल पहले आप टैक्स फॉर वेल्थ को भेज रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं पिछले वाला हमारा पहला एपिसोड था, उसके बाद हमारे सवाल काफी सारे आ गए हैं। और लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि लाइव आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कि हम लोग हर मंगलवार दोपहर 3 बजे लाइव आते हैं। और सो फार एज जीएसटी इज कंसर्न, मैं ये कहूंगा कि अभी ये नया सब्जेक्ट है, हम सब लोग लर्न कर रहे हैं, सब लोग मिलकर सीख रहे हैं सब्जेक्ट को। तो आपका जो भी आपको अदरवाइज ऑल्सो आपको कोई ऐसी लॉ में नजर आए इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां पर आपको लगता है कोई अनजस्ट हो रहा है कोई चीज, तो टैक्स फॉर वेल्थ को आप बताएं। हम आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट को इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जहां जहां सूटेबल अथॉरिटीज को इसको रिप्रेजेंट करना होगा, उनकी नॉलेज में लाना होगा, हम ये उनके जरूर नॉलेज में लाएंगे। तो बस यही इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भारती मैम। जी सर, जी सर, जी सर। मैं भी व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी, आपके कोई भी जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, आप हमें हर ट्यूसडे 3 पीएम पे मिलिए, हम आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। राजेंद्र सर जो जीएसटी एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पीयूष जी का आया थैंक्स, थैंक यू वेरी मच पीयूष जी, हमारा चैनल देखने के लिए और हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो सर थैंक यू वेरी मच। तो हम यूट्यूब पे, अमेजोन फायर टीवी पे, आईजीटीवी, जियो टीवी सब जगह अवेलेबल है। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू, राजेंद्र सर, थैंक थैंक यू यू वेरी मैम। मच सर, थैंक यू सर, थैंक